नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आइडियल एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग यूपीटीयू यूपीएसईई 2015 फिजिक्स सेक्शन देखेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स सेक्शन में देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और ये आपको एक कॉन्सेप्ट दे के जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है कि व्हाट विल हैपन to the inductance of a solenoid when number of turns and the length are doubled keeping the area of cross section same। तो एरिया को सेम रख रहा है और लेंथ को डबल कर रहा है और इंडक्टेंस जो है पूछ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न भी डबल हो रही है। तो आपको पता है कि B इज इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एन आई और F इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट स्क्वायर आई ए एल, है ना। दिस इज लॉरेंस फोर्स। और अगर आप यहाँ से इंडक्टेंस निकालते हो, मतलब L इज इक्वल्स टू होता है 5/I, ठीक, और यहाँ से म्यू नॉट एन स्क्वायर I/A हो जाएगा इसका। इसी को सेट करने पर तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं कि म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई ए एन स्क्वायर बाई एल, ये इक्वल्स टू आपका एल आ गया। अब देखिए, नंबर ऑफ टर्न डबल हो गया है, लेंथ डबल हो गया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली एल डैश जो हो रहा है वो ट्वाइस ऑफ प्रीवियस एन और ट्वाइस ऑफ प्रीवियस लेंथ, यही तो हो रहा है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 गुना आ जाएगा, 2 से खत्म हो जाएगा, फिर 2 आएगा, तो यानी यहाँ पे 2L आ रहा है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, दुगना हो गया। ये सब क्यों बता के रखा है, कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जा रहा है, सर कैसे आप डिराइव कर रहे हो। इस वजह से मैंने इस पेपर में देखा है कि पूरा मैं प्रयास करूं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ आपको बताते चलूं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अ पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर टू 2300 वोल्ट टू अ step down transformer with the primary turn having 400 turn. What should be the number of turn in secondary winding in order to get output power at 230 volt? तो आउटपुट कितना चाहिए, 230 चाहिए। तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि V1 अपॉन V2, यानी कह दें हम डायरेक्ट कि V सेकेंडरी अपॉन V प्राइमरी बराबर होता है N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी। अब इसमें सारी वैल्यू रख दो, आपको आंसर आ जाएगा। चलिए मैं रख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिया वैल्यू है V सेकेंडरी 230 और इसका है 2300, है ना, और NS सबको निकालना है और इसका 400 दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेना, NS की वैल्यू आपकी आएगी 400। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हो, देख लो। कह रहा है अ माइक्रोस्कोप हैज़ अ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फोकल लेंथ 1.5 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 2.5 centimeter. If the distance between object and eyepiece is 25 centimeter, what is the approximate value of magnification produced for relaxed eye? ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या कह रहा है कि V नॉट इज इक्वल्स टू L माइनस एफ ई होता है। यहाँ से 25 माइनस 2.5 कितना आ गया, ये हो गया आपका 22.5 के आसपास ना, 22.5 ही होगा। अब ये आ गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट कर दीजिए 1/f0। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सब वैल्यू रख करके u नॉट निकाल लेंगे। तो 1/22.5 रखो माइनस 1/u नॉट करो और 1/1 माइनस 1.5। यहाँ से आपको u नॉट कितना आएगा, u नॉट आएगा 1.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब मैग्नीफिकेशन की बारी आती है। तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है इस कंडीशन में माइक्रोस्कोप के, तो ये होता है आपका m इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन यू नॉट मल्टीप्लाई बाई डी बाई एफ ई, है ना। तो आपको पता है कि वी नॉट की वैल्यू इतनी है 22.5, ठीक, और यू नॉट की वैल्यू कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू कितनी है 25 और इसकी कितनी है 2.5, करोगे तो आपका आंसर आएगा 140। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि वन सरफेस ऑफ अ लेंस इन अ कॉन्वेक्स एंड
अदर इज कनकेव, एक कह रहा है कन्वेक्स है, अदर क्या है कनकेव है। इफ द रेडियाई ऑफ कर्वेचर आर R1 एंड R2 द लेंस विल बी कन्वेक्स इफ। तो कह रहा है कि अगर रिजल्टेंट आपको कन्वेक्स बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए ऐसे कंडीशन में आपको जो है लेंस मेकर फॉर्मूला आना चाहिए 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 होता है। तो अगर कॉन्वेक्स होना है तो इसका मतलब f को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। f का पॉजिटिव होना मतलब ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो मतलब 1/R1 ग्रेटर देन 1/R2 होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ R2 शुड बी ग्रेटर देन R1। तो ऑप्शन नंबर ए इज सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। इसमें कह रहा है टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 millimeter and illuminated by the light of lambda 6000 angstrom. If the screen is placed 2.5 centimeter from the slit, the distance between the third bright image from the center will be what? सबसे सरल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, खाली xn का फॉर्मूला लगाना है। तो xn बराबर क्या होता है n लैम्डा कैपिटल D बाई डी। तो 3 दिया हुआ है और लैम्डा की वैल्यू है 6000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 और कैपिटल D की वैल्यू है 2.5 और स्मॉल डी की वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻3। सॉल्व करोगे आएगा 9 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है लैम्डा एंड लैम्डा एम आर वेवलेंथ ऑफ अ बीम ऑफ अ लाइट इन एयर एंड मीडियम। ठीक है भाई। फिर कह रहा है इफ थीटा इज पोलराइजिंग एंगल, ओके, करेक्ट रिलेशन बिटवीन लैम्डा ए लैम्डा एम एंड थीटा इज व्हाट। ठीक है, इसके लिए बेटर एंगल होता है tan थीटा बराबर क्या होता है n2/n1 होता है। और यहाँ पर अगर आप जानते हो तो n इज इक्वल्स टू क्या होता है c/λ। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल्स टू, अगर आप पुट करोगे तो c इसके लिए भी सेम होगा, इसके लिए भी सेम होगा। पुट करोगे तो कितना आएगा λ1/λ2 आएगा। इसका मतलब λ/λm आएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि लैम्डा अगर इसके टर्म्स में लिखें तो लैम्डा एम बराबर हो जाएगा कॉट थीटा और लैम्डा ए। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड विथ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड विथ, अच्छा 2 बार लिख दिया है क्या, डायरेक्शन परपेंडिकुलर मैं 2 बार पढ़ लिया। एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रोजेक्टेड इनटू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड विथ इक्वल काइनेटिक एनर्जी देन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सबसे पहले कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रेजेक्टरी इज लेस कर्व देन प्रोटॉन, द प्रोजेक्टॉन ट्रेजेक्टरी इज लेस कर्व देन द इलेक्ट्रॉन, बोथ ट्रेजेक्टरी आर इक्वली कर्व और बोथ ट्रेजेक्टरी विल बी स्ट्रेट। तो बोथ ट्रेजेक्टरी विल बी इक्वली कर्व। ठीक है, कैसे ये होगा, इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है mv²/r और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 mv²। ठीक है, और अगर आप लैटरल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें तो 2E/r होता है। तो वहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपका जो E आएगा वो आएगा, अगर आप इक्वेशन को सेट करेंगे तो r की वैल्यू आएगी 2E/f के। ठीक है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि दोनों ही जो ट्रैजेक्टरी है वो सेम है। ठीक है, बोथ ट्रैजेक्टरी आर इक्वली कर्व। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 काम करना है। पहले आप काइनेटिक एनर्जी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस रिलेशन को यूज़ करिए और रेडियस ड्राइव करिए, फिर आपको सब समझ में आने लगेगा। चलता है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है कि इफ द अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन ऑफ प्रोटॉन इज इतना अनसर्टेनिटी, ओके, देन द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन द स्पीड विल बी व्हाट। ठीक है, तो ये तो रिलेशन बेस्ड है, इस पर रिलेशन लगाओ। इसमें कह रहा है कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 होता है। अगर आप डेल्टा पी की वैल्यू पुट कर दो तो m डेल्टा वी हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा एक्स ग्रेटर देन h/4 तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी h/4 m डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना दिया हुआ है, डेल्टा एक्स की वैल्यू दिया है 6 × 10⁸। h की वैल्यू आप जानते हो, 4 की वैल्यू आप जानते हो, पाई की वैल्यू आप जानते हो, मास ऑफ
प्रोटॉन आपको पता होना चाहिए, ठीक। कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। पुट करोगे तो वैल्यू आएगी 0.53 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 0.53 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा, और इसमें सारा आंसर जो ऑप्शन है वो गलत है, तो इसको आप नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है कि a radioactive substance of half life 6 minute इज प्लेस्ड नियर अ Geiger counter, ठीक है, Geiger counter which is found to register 124 particle per minute. How many particle per minute will be registered after 42 minute? ओके, तो आप यहाँ से क्या लगा सकते हो, लैम्डा टी इक्वल्स टू ln R0 अपॉन RF, है ना। और क्या लगा सकते हो, 0.693 डिवाइड बाई हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाई हाफ लाइफ ln R स्क्वायर R0 अपॉन RF, ठीक। अब यहाँ से आप करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से अगर आप करोगे, यहाँ से आप सबकी वैल्यू रिलेशन में पुट कर दोगे, हाफ लाइफ दिया हुआ है और इन सब इसकी वैल्यू दिया हुआ है, फिर आपको वैल्यू आ जाएगी वो कितना 8 पर मिनट, ठीक है। R0 की वैल्यू आ जाएगी, ये R इनिशियल, ठीक है। हाउ मैनी पार्टिकल पर मिनट विल बी रजिस्टर्ड आफ्टर, ये तो R फाइनल, ठीक है। R0 की वैल्यू दिया होगा 1024, ठीक। पुट करना यहाँ पर, हाफ लाइफ कितना दिया हुआ है 42, और इसमें पुट कर दोगे तो आपका R फाइनल आएगा 8 पर मिनट, ठीक। सबसे इजी है, खाली वैल्यू पुट करना है। अच्छा, एक चीज़ और, आप पूछोगे कि ये कैसे सॉल्व करोगे, तो इसकी वैल्यू आपको दिया रहेगा एग्जाम में, नहीं दिया रहेगा तो छोड़ सकते हो आगे से। एग्जाम में आपको थोड़ा भी ऐसा काम नहीं करना जहाँ पे आपका समय बर्बाद हो, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो तुरंत स्किप करो अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन आपको वेटेज देगा, ये वाला क्वेश्चन आपको ब्लैंक करता जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है मास ऑफ 1 गोल्ड पीस इज, इसमें कह रहा है कि मास ऑफ अ बॉक्स मेजर्ड बाय ए ग्रॉसर बैलेंस इज 2.3 kg, 2 गोल्ड पीस ऑफ मास इतना ग्राम एंड इतना ग्राम आर एडेड टू द बॉक्स, द टोटल मास ऑफ द बॉक्स इज व्हाट, ठीक है भाई। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको और इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो मास ऑफ बॉक्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से कर लोगे केजी से, केजी में कन्वर्ट करो इसको करोगे तो कितना आएगा भाई, 1000 की भाग दे दो 0.02015, ये कितना हो जाएगा, जो जाएगा 0.02017, है ना। फिर आपको मास ऑफ द बॉक्स पता है कितना है 2.3, तो टोटल मास ऑफ द बॉक्स कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दो 2.34032 आएगा, ठीक। अब इसको देखो, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द रिजल्ट कितना आएगा 2.3, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। या आप ये तो टू सिग्निफिकेंट हो जाएगा ना, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। इसको आप ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं करना, आपको लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को पता होना चाहिए। यहाँ पर लिस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द मार्क्स कितना है 2.3 है, तो उसी के रेंज में आपको लेना पड़ेगा, इसे इसका कितना आएगा 2.3 आएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, अगर आप यहाँ पे 2.30 किए तो आप तुरंत गलत हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। चलता है नेक्स्ट पर। कह रहा है द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच इज 0.2 सेकेंड, द टाइम ऑफ 20 सेकेंड ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 25, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम विल बी व्हाट, ठीक है। तो कितना हो, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, करते हैं इसको। यहाँ से आप देखिए कि टाइम बराबर कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 20 और प्लस 0.2 डिवाइड बाई 20, इतना सेकेंड हो जाएगा। और यहाँ से आपको कितना आएगा 1.25 प्लस 0.01 सेकेंड। परसेंटेज एरर निकालना है। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर का मतलब हो गया इतना बटा इतना गुणे 100, तो इतना बटा इतना गुणे 100, 0.10 डिवाइड बाई 1.25 मल्टीप्लाई बाई इतना, क्या किया है डेल्टा आर अपॉन आर मल्टीप्लाई बाई 100, 0.8 आएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ अ डायमेंशनल फॉर्मूला, ये इज व्हाट। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोलर कांस्टेंट इसका आंसर आएगा, ठीक है। कैसे आएगा आंसर, बहुत लोगों को नहीं आ रहा होगा, तो सबका रख के आपको चेक करना पड़ेगा। फिलहाल यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता दूँ आपको, सोलर कांस्टेंट आएगा। सोलर कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ml स्क्वायर t-2 और डिवाइड बाई इसका कितना हो जाएगा l स्क्वायर, और टाइम को कितना हो जाएगा t, सॉल्व करोगे तो m t-3, ठीक है। तो ये हो जाएगा।
इस तरीके से। और जिनको ऐसा लगेगा कि सर सबका चेक करके बताइए, तो खुद से चेक करिएगा, ठीक है। सब चेक करके खुद से बताइए, ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन किए हैं ढंग से तो आपको करना पड़ेगा खुद से ये। चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ समथिंग, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन 6 सेकेंड। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे भाई, तो यहाँ से पहले एस निकाल लेंगे, फिर उस एस का हम उपयोग कर लेंगे कहाँ पर, फाइनली में टोटल डिस्टेंस ट्रैवल निकल जाएगा वहाँ से, है ना। चलते हैं देखते हैं फिर कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ से पहले आप एस निकाल लो, ठीक है, एस निकाल लो, फिर वहाँ से आपका काम आसान हो जाएगा। देखते हैं, एस निकाल लेते हैं। देखिए एस कैसे निकालेंगे, एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 40 मल्टीप्लाई बाय 6 सेकेंड और हाफ ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय, ये तो बच्चों वाला फॉर्मूला है, सबको आना चाहिए। कितना हो गया ये 240 माइनस 180 डिवाइड बाई 60। अब यहाँ से टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर बाई 2g प्लस हाफ जी टी माइनस T0 स्क्वायर। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 2 गुड़े 10 गुड़े हाफ जी की वैल्यू 10 रखा जा रहा है, 6 माइनस 4 होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा भाई 100 आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा 60 और 100, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, इन व्हाट टाइम द वेलोसिटी विल बी डबल। तो किस समय पे वेलोसिटी डबल हो जाएगा, ये क्या करना है, सॉल्व करना है। ये भी बच्चों वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, v इक्वल्स टू यू प्लस 80। जब छोटे छोटे फॉर्मूले से हो जा रहा है तो बड़े फॉर्मूले की क्या ज़रूरत है कि नहीं है। v की वैल्यू अब तो इतनी हो गई डबल, और 100 ये दिया हुआ है, और ये कितना है, ये है 10 मल्टीप्लाई बाई टाइम, यहाँ से टाइम निकाल लो 10 आएगा, ठीक है, b सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 कार मूविंग इन अ सेम डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ समथिंग, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई 5 किलोमीटर। Third car moving in opposite direction meets the 2 car after an interval of 4 minutes. What is the speed of the third car? Okay. तो यहाँ से आप चेक करोगे तो 2 कार जो सेम डायरेक्शन मूव कर रही है, मान लो A और B है, और जो तीसरी कार है उसको C मान लो, तो वहाँ से आपको क्या पता चलेगा, C की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है, कितना आएगा U प्लस 30 आ जाएगा। स्पीड ऑफ थर्ड कार क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ थर्ड कार हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल्स टू यू प्लस 30, है ना। इसको सॉल्व कर लोगे तो 75 इज इक्वल्स टू यू प्लस 30, और यहाँ से यू की वैल्यू आ जाएगी आपकी 45 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, तो देखते हैं कि अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर, द मैक्सिमम हाइट टू विच इट इज़ राइज इन मीटर वॉट। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला, आर मैक्स बराबर होता है यू स्क्वायर बाई जी, और दिया हुआ है कितना 80 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, ये तो दिया हुआ है। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, मैक्सिमम हाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यू स्क्वायर बाई 4g, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इतने पार्ट को यहाँ रखोगे तो ये आ जाएगा आर मैक्स बाई 4, तो इसका मतलब हो गया 80 डिवाइड बाई 4, तो इसका मतलब 20 मीटर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट पर चलो। नेक्स्ट में कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड at an angle of 60 degree with a horizontal, its momentum at the height point is what। मोमेंटम की बात कर रहा है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा भाई, मोमेंटम हो जाएगा आपका mv cos थीटा, है ना। तो 1 किलो दिया हुआ है और v की वैल्यू 10 दिया हुआ है, cos 30 रख दो, ये हो जाएगा 5 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पर कह रहा है एन एरो इज प्रोजेक्टेड इन एयर, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 8 सेकेंड एंड रेंज इज 200 मीटर, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय इट। मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, चलो देख लेते हैं इसको। देखो मैं बोलूँगा कि सबसे पहले इसको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि 2u साइन थीटा होता है बाई जी। सब वैल्यू पुट करो, हैं तो पुट करोगे तो कितना आएगा 8 डिवाइड बाई 2, नीचे कर दो इसको, ये हो जाएगा u साइन थीटा बाई जी,
ठीक है। क्यों इसको नीचे कर दिया, क्योंकि इसका हम यूज़ कर लेंगे। ये एक्चुअली क्या है, इसका स्क्वायर करोगे ना तो वहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे एक जी बाहर निकाल के। क्यों, क्योंकि जो हमारा h होता है, यहाँ मैं कर देता हूँ, h बराबर होता है u² sin 2θ/2g, है ना। तो देखो ये चीज़ को हम बाहर निकालें तो g का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो g/2 मतलब खाली सेट कर रहा हूँ मैं, है ना, square/g²। इसको सॉल्व कर लोगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दोगे, ये हो जाएगा कितना 8/2 मतलब 4 का स्क्वायर करोगे और यहाँ पुट कर दोगे 16 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे 10/2 गुणे 16 मतलब 80 मीटर आएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर, इसका लगता है सब ऑप्शन गलत है क्या? हाँ, फिलहाल लगता है इसका सब ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो 80 मीटर इसका आएगा। चलो नेक्स्ट में कह रहा है द स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम ऑफ लेंथ L इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ 90 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल एंड रिलीज, देन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन ऑर्डर टू विथस्टैंड द टेंशन एज द पेंडुलम पासेस टू द मीन पोजीशन इज व्हाट। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पेंडुलम कितना होता है। कितना होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पेंडुलम? L/2 होगा ना। और व्हेन पेंडुलम इज रिलीज फ्रॉम 90 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में। तो आप कह सकते हो कि mg/L/2 इज इक्वल्स टू हाफ mv², ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ से आपको पता चल जाएगा v² की वैल्यू Lg, और आपको टाइम पता करना है। तो आप टाइम कैसे पता करोगे? टाइम की वैल्यू हो जाएगी mg + mv²/L/2, ठीक है। यहाँ से v² की वैल्यू पुट करो, v² की वैल्यू Lg है, ये ऊपर चल जाएगा, आपका आंसर आएगा 3mg। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट पर चलो, द रेशियो ऑफ द एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज व्हाट। तो इसके लिए क्या करोगे, पहले एंगुलर वेलोसिटी निकाल लो, ठीक है। यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ पे देखो मैं कर रहा हूँ, एंगुलर वेलोसिटी निकालूंगा 2π/60 और 60 दिया हुआ है तो 60 रख दिया, और यहाँ से π/1800 रेडियन पर सेकेंड आ गया। यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आवर एंड निकाल लो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आवर एंड का 2π/60 मल्टीप्लाई बाय 60, और ये हो जाएगा π/ इतना, है ना। देखो ये मिनट का था और ये आवर का है, दोनों को डिवाइड कर लो, मिनट अपॉन आवर कर लोगे तो आपका आएगा 12/1, ठीक है। तो 12:1 आएगा आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टोन इज टाइड एट वन एंड ऑफ अ 5 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड इन द वर्टिकल सर्कल, घुमाया जा रहा है। द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू जस्ट क्रॉस द टॉप मोस्ट पोजिशन इज व्हाट, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखो टेंशन एकदम हाईएस्ट पॉइंट का एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए, एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन आएगा, ठीक है, वहाँ से आपको एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, mv²/r इज इक्वल्स टू mg + 30 मिलेगा, सॉरी mg + t मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर वहाँ पे मिनिमम स्पीड एट द टॉप ऑफ टेंशन कितना होगा भाई, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि v² इज इक्वल्स टू rg होने वाला है ना। तो आपको खाली क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है, r की वैल्यू दिया हुआ है, g की वैल्यू दिया हुआ है। g की वैल्यू यहाँ पे मैं तो कहूँगा 10 मत पुट करना, 9.8 पुट कर लेना। पुट करोगे तो v की वैल्यू आएगी कितनी, v की वैल्यू आएगी आपकी 7 मीटर पर सेकंड के आसपास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पर। व्हेन अ बेल्ट मूव्स हॉरिजॉन्टली एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड, ग्रेवल इज फॉलिंग ऑन इट एट 5 kg per second, then the extra power needed to drive the belt is what। तो एक्स्ट्रा पावर निकालने की बात कर रहा है, चलिए ठीक है। एक्स्ट्रा पावर कैसे निकालेंगे, आपको F पता होना चाहिए, कितना होता है, dmv/dt होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो v dm/dt होता है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेवल फॉलिंग इज dm/dt। v को बाहर निकाल दिया क्योंकि v कांस्टेंट था, ठीक। अब क्या करूँगा मैं F की वैल्यू निकालूंगा। F की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, वेलोसिटी दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है 1.5 मल्टीप्लाई बाय dm/dt, कितना दिया हुआ है भाई, 5 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 7.5 न्यूटन। फिर पावर आ जाएगा, F × v होता है, ये हो जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, सॉल्व करोगे तो 11.25 आने वाला है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 Newton in forward direction. If the body moves with a constant velocity, the work done by the force of friction for a displacement of 2 meter is what? सिंपल, अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस बाहर निकालो और साइन कॉस थीटा हो जाएगा ना, यहाँ पर एस कॉस थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो जीरो है और ये 10 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 20 जूल, मतलब -20 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा था पावर ऑफ अ पंप विच कैन पंप 200 kg वाटर टू अ हाइट ऑफ 200 मीटर इन 10 सेकेंड इज वॉट। तो यहाँ पर क्या लगाओगे, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन कितना हो जाएगा mgh अपॉन टाइम, तो कुछ नहीं बस वैल्यू पुट कर लेना, पावर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं 25 पे। इसमें कह रहा है बॉम्ब ऑफ मास 9 kg एक्सप्लोड इन द 2 फ्रैगमेंट, 3 और 6 kg के। कह रहा है वेलोसिटी ऑफ पहला इज ये, द एनर्जी ऑफ कोलिजन इज इक्वल्स टू व्हाट, एनर्जी ऑफ कोलिजन निकालना है। कैसे करोगे इसको, एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे, मास कंजर्वेशन से। मास कंजर्वेशन तो कुछ यहाँ पे है ही नहीं, चलते हैं यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखो मास ऑफ सेकेंड पीस इज नेगेटिव एज बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड पीस के बारे में भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करेंगे। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है भाई। तो हमने क्या कर दिया, खाली धड़ाधड़ वैल्यू पुट कर दिया, 3 मल्टीप्लाई बाई 16 और 6 मल्टीप्लाई बाई v2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा, v2 की वैल्यू आ जाएगी, v2 की वैल्यू हो जाएगी 8 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हाफ mv² कर लेना है, तो कितना हो जाएगा, हाफ 60 गुणे, क्यों 6 पुट किया, क्योंकि अगले का तो पता करना है ना। तो यहाँ से आएगा आपका 192 जूल, है ना। अब यहाँ से ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेंस कांस्टेंट द मास स्पीड ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज, क्या होगा भाई, यहाँ पर बताइए तो, फटाफट बताइए कौन आएगा, क्या होगा। तो यहाँ पर आएगा हाइपरबोला, ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब ऐसा क्यों है, देखिए P इज इक्वल्स टू mv होता है, कांस्टेंट कर दिया तो mv इज इक्वल्स टू कांस्टेंट हो गया, अब m इज इक्वल्स टू k अपॉन v हो गया। क्या करोगे, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बस काम खत्म। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है बॉल ऑफ मास m1 इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v, इट कोलाइड्स हेड on elastically with a stationary ball of mass m2, velocity of the ball becomes v/3 after collision, then value of ratio m2 upon m1 is what। देखो यहाँ पर हो जाएगा m1 v1 को लेते हैं v और प्लस m2, यहाँ पर उसकी कितनी है 0 है, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा बात इसमें 3 गुना नीचे हो जाएगा, और ये हो जाएगा m2 तिहाई हिस्सा हो जाएगा ना, मतलब तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर m2 v3 इज इक्वल्स टू m1, इसको एक टर्म एक साथ ले लो, ये हो जाएगा आपका v माइनस v/3। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा भाई, ये आएगा आपका m2 अपॉन m1 इज इक्वल्स टू 2, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पर। एन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ अ फ्लाईव्हील फ्रॉम 6 rpm टू 60 rpm टू 360 rpm, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए फ्लाईव्हील इज व्हाट, ठीक है। तो यहाँ से आपको एनर्जी निकालना पड़ेगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर्म में हाफ mv² होता है, तो हाफ i ω2² माइनस ω1², तो यहाँ से आपका हाफ i 2 पाई v2² माइनस 2 पाई v1², ठीक है। चलो नेक्स्ट पर। यहाँ पर अभी देखो क्या होने वाला है, यहाँ पर v1 की वैल्यू पुट कर लेना। v1 देखो यहाँ पर क्या है, आपको फंसाने के लिए आरपीएम में दिया हुआ है, लेकिन इसको चाहिए किस में, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 60 आरपीएम दिया हुआ है, डिवाइड कर दोगे 60 से तो कितना आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, v1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। उसी तरीके से v2 की वैल्यू भी 6 हो जाएगी, ठीक है। 60 के भाग दे देना, उसके बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना, तो आपका i ही निकालना है, तो i को निकालोगे तो कितना आएगा 0.7 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। यहाँ पर e की वैल्यू 360 दिया हुआ है ना, और यहाँ पर हाफ
आई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा की वैल्यू कितनी है 30 होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेना है इसको, आई की वैल्यू आएगी 0.8, तो ऑप्शन नंबर सी का सही हो जाएगा। ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पार्टिकल ईच ऑफ मास m located at 1 1 2 2 3 3, the coordinate of the center of mass r। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे भाई, बच्चों वाली बात है ये, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। x इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। उसी तरीके से y बराबर होता है m1 y1 प्लस m2 y3 प्लस m3 y3 बाई m1 प्लस m2 बाई m3। ठीक है, सारी मासेस इक्वल हैं, सब वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। उम्मीद करता हूँ ये सब लोग कर लेंगे, बहुत सिंपल है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2 2। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, m1 x1 प्लस m2 x2 और m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। y की वैल्यू क्या रखा है, सब वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, x की वैल्यू 2 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। उम्मीद करता हूँ ये सब लोग कर लेंगे, बहुत सिंपल है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 2 2। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाया है, m1 x1 प्लस m2 x2 और m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। y की वैल्यू क्या रखा है, m1 y1 प्लस m2 y2, मतलब m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, ये रखोगे तो ये आएगा। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट पे चलो, क्या देख रहे हो यहाँ पर कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट ऑफ 6 hours above the earth surface, another r, यहाँ पर बोल रहा है r is radius of earth, the time period of another satellite at a height of इतना would be what। चलिए, इसको तो आपको कैपलर्स लॉ से ही करना पड़ेगा भाई, तो इससे जान नहीं छूटने वाला। t2 बाई t1 इज इक्वल्स टू r2 बाई r1, और ये हो जाएगा आपका 3/2। सब वैल्यू पुट कर लोगे कि नहीं, चलो कर ही देते हैं। t2 बाई 24 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है भाई 3 ये हो जाएगा 3.5, ये बराबर 3.5, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 7r। कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है, यहाँ तक ये है, इसके ऊपर है r है, तो दोनों को ऐड करोगे तो 3.5 हो जाएगा। पहले यहाँ तक r 6 था और एक और ऐड करोगे 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचकानी हरकत कर दोगे तो गए, क्वेश्चन डूब जाएगा। t2 इज इक्वल टू 6√2 आवर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी सही। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसमें कह रहा है अ सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट सच अ हाइट दैट इज ऑलवेज रिमेन्स स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ सरफेस, इन सच अ केस इट्स हाइट्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज व्हाट। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसको, यहाँ पर भी हम लगाएंगे कैपलर्स लॉ, और वहाँ पर हम टी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, टी का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कैपलर्स लॉ क्या होता है, और वहाँ पर हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कैपलर्स लॉ को सेट करोगे तो आपकी जो r की वैल्यू आएगी, स्मॉल r की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, gm/4 पाई स्क्वायर t स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/3, है ना। ठीक है, ये हो जाएगा। अब r की वैल्यू r प्लस h कर लेना है यहाँ पर, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है। करके सब्स्टिट्यूट करोगे, और पूरा लंबा प्रोसेस है इसको सॉल्व करना। जब ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आता बोर्ड, अगर कंपटीशन में, मैं छोड़ देता, क्यों कि कैलकुलेशन दुनिया भर का है। ठीक है, फिलहाल एक घर के लिए तुम्हारा होमवर्क है खुद से यहाँ पर पुट करना, और यहाँ से आपको h की वैल्यू मिल जाएगी। सब वैल्यू दिया हुआ है, g की वैल्यू, m की वैल्यू, और यहाँ पर पाई की वैल्यू पता ही है, फिर यहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है। तब पुट करोगे तो h की वैल्यू आएगी आपकी 36,000 किलोमीटर। ठीक है, इसको कर लेना, ये होमवर्क टाइप का है। ये क्वेश्चन अगर वहाँ पे आएगा कंपटीशन में, छोड़ देना सीधे। चलो नेक्स्ट पर देखते हैं। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एज सच इज 1 मीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज 1.57 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। ठीक है, जब आपको लेंदी क्वेश्चन आए तो उसको पहले स्किप करिए, जो आ रहा है उसको करिए, नहीं अगर उसके चक्कर में आप पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। इसमें कह रहा है कि कैसे सॉल्व करेंगे भाई इसको। इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, फिर कह रहा है मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज इतना, फ्रीक्वेंसी बताना है। ओह ठीक है, बता देते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए, देखिए v की अगर हम बात करें, मैक्सिमम क्या नाम है, अगर आप एसएचएम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो a ओमेगा होता है, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करें तो a ओमेगा स्क्वायर होता है।
अब दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो मतलब हम ए मैक्सिमम अपॉन वी मैक्सिमम कर रहे हैं, तो ए ओमेगा स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा बराबर ओमेगा आएगा, ये हो जाएगा 1.57 डिवाइड बाई 1 दैट इज़ 1.5 रेडियन। ठीक है, वही तो दिया है ना। हाँ, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा। आपको पता है 2 पाई टी बराबर ओमेगा होता है, टी की वैल्यू आपका हो जाएगा 1.757 डिवाइड बाई 2 पाई। सॉल्व कर लेना, 0.249 आएगा। ठीक है, लगभग पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास 10 kg इज एग्जीक्यूटिंग SHM विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 0.5 m एंड पीरियोडिक टाइम ऑफ पाई बाई 5, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम पहले ओमेगा निकाल लेते हैं। ओमेगा होगा 2 पाई अपॉन टी, मतलब पाई टी की वैल्यू कितना है, पाई अपॉन 5 है, यहाँ से 10 आ जाएगा। फिर आपको एफ चाहिए, एफ की वैल्यू हो जाएगी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, है ना, एम ए होता है ना भाई, तो ए की वैल्यू पुट कर दिया और कुछ नहीं। 10 पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 10 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई 0.5, इसको करोगे तो कितना आएगा, 0.5 आने वाला है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। नेक्स्ट में कह रहा है अ मास 1 kg सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग whose force constant is 400 Newton per meter executing SHM, find the total energy of the oscillation. When the total energy of the oscillation is 2 joule, the maximum acceleration experienced by the mass will be what? Okay, देखो कैसे होगा। यहाँ से पहले आप काम कर लो कि आपको x की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो हाफ की x स्क्वायर होता है स्प्रिंग वगैरह के चक्कर में। तो यहाँ से आप सबकी वैल्यू पुट करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई k की वैल्यू कितनी है भाई, 400 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपकी 0.1। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के अपॉन एम एक्स। इसको याद रखो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा 400 माइनस में, और मास की वैल्यू 1 दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 0.1। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा भाई, 400 आएगा, और मल्टीप्लाई बाई 0.1 करोगे तो -40, तो ये आएगा आपका 40 मीटर पर सेकेंड। अगर नेगेटिव साइन दिया रहता तो नेगेटिव लगाते ज़रूर, भूलना नहीं। अब ये नेगेटिव क्या दिखा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ब्लॉक हो रही है यहाँ पे, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है कि एन इलास्टिक मटेरियल ऑफ यंग मॉडुलस वाई इज सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेस एस, द इलास्टिक एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज व्हाट। तो ये तो बच्चों वाली कहानी है भाई, हमें लगता है सबको कर लेना चाहिए। कर लोगे कि नहीं, कर लोगे नहीं, कर लेना भाई, बहुत सिंपल है। ठीक है, एस स्क्वायर बाई 2 वाई आएगा, खाली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला आना चाहिए, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये कह रहा है यूट्यूब इज पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, ऑयल विच डजंट मिक्स विथ वाटर इज नेक्स्ट poured in one side until water rises to 25 centimeter on the other. If the density of oil be 0.8, the oil level will stand higher than the water level. एक बार और पढ़ेंगे इसको, समझ में नहीं आया। YouTube is, ये YouTube देख के हंसी आ गया ना, इसलिए समझ में नहीं आया। is partially filled with water, oil which does not mix with water is next poured in one side, which until water rise by 25 centimeter on other side. If the density of oil be 0.5, ओके आप समझ में आ गया। the oil level will be stand higher than water level by, कितने से बढ़ेगा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ पर आपको पता है आपको YouTube बनाना पड़ेगा और आपको प्रेशर दोनों पॉइंट पे बराबर करने पड़ेंगे। मतलब हो क्या रहा है पता है, कुछ ऐसा YouTube बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 25 मीटर है, यहाँ पर 25 मीटर है। ठीक, दोनों ए और बी पॉइंट पे अगर आप सेम प्रेशर मान के चलोगे तो आपको क्या पता चलेगा, P ऑयल मल्टीप्लाई बाई HG इज इक्वल्स टू P वाटर मल्टीप्लाई बाई G, है ना। अब चलते हैं यहाँ पर, यहाँ से H की वैल्यू कितनी आएगी, 50 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 0.8, 62.5 आएगा यहाँ से। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। सॉरी, अभी तो यहाँ पे H निकला है भाई। आपको क्या पूछ रहा है, आपको ये पूछ रहा है डिफरेंस, है ना। डिफरेंस निकालना पड़ेगा, मतलब इतने में से आपको गैप हटाना पड़ेगा। ठीक है, गैप का आधा या क्या हटाना पड़ेगा भाई, अच्छा दोनों गैप हटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 50 माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 50 माइनस करोगे तो 12.5 आएगा। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा भाई, बी वाला ऑप्शन सही है। देखो जल्दबाजी में गलत कर गया है ना, गलत नहीं करना। अब यहाँ पर
38 को देखते हैं, a sphere liquid drop of radius r is divided into the 8 equal droplets if, वैसे ये क्वेश्चन अच्छा था पिछला वाला, if surface tension is T then the work done in this process will be what। देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, तो वॉल्यूम सेम रहने का मतलब कितना हो गया, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट कितना आएगा, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट है कितने, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट आ जाएंगे 8 पाई मल्टीप्लाई बाय 0.01 इंटू 75, है ना। और यहाँ से आपको पता चलता है या पता होना चाहिए कि वर्क डन बराबर होता है सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो वर्क डन बराबर होता है सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया, 84 पाई और आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 4 पाई आर स्क्वायर, 84 क्यों लिख दिया यार मैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई टी। इसको सॉल्व कर लेना, कितना आएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा, देखो ये गड़बड़ी से रखा गया है, ये 32 है, 32 पाई आर बाई 2 होल स्क्वायर माइनस 4 आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका t मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से 4 आ जाएगा, 32 से काट दोगे 8 बार में, पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। बेसिकली कर क्या रहा हूँ मैं, ये जो इंक्रीज सरफेस है मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसमें सरफेस टेंशन का, तभी तो वर्क डन आता है ना। सॉल्व करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर टी आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी इज सही। जिसको नहीं आएगा एक बार खुद से ट्राई करना, जो बताया है प्रोसेस चेक करना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, कह रहा है व्हेन एन आइडियल एटॉमिक गैस इज heated at constant pressure, fraction of heat energy supplied which increases the internal energy of the gas is what। तो यहाँ से आपको कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। आपको बेसिकली करना है क्या कि आपको निकालना है डेल्टा U अपॉन डेल्टा Q, मतलब CV अपॉन CP निकालना है। क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है, क्योंकि डेल्टा Q में आपको होता है NCP मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T, और डेल्टा यू में क्या होता है NCV मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी, है ना। मतलब क्या कह रहा हूँ मैं, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है NCP डेल्टा टी, और डेल्टा यू में क्या होता है NCV डेल्टा टी, और यहाँ से आपको गामा है कितना CP बाई CV, ये हो जाएगा 5/3। वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आएगा 3/5, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, 40वें में चलते हैं। इसमें देखो, इसमें कह रहा है अ कार्नोट इंजन हुज सिंक इज एट 300 K मतलब केल्विन हैज एन इफिशिएंसी ऑफ 40%, बाई हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स बी इंक्रीज सो एज टू इंक्रीज द इफिशिएंसी बाई 50% ऑफ द ओरिजिनल इफिशिएंसी। सबसे सिंपल है, इफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, है ना। अब इसको क्या करना है भाई, 1 माइनस T2 अपॉन T1, तो 1 माइनस 40 अपॉन 100, ये हो जाएगा 3/5। एफिशिएंसी दिया हुआ है कितना, एफिशिएंसी आपका दिया हुआ है 0.4। अब यहाँ से आपको T1 और माइनस 300 डिवाइड बाई T1 निकालना है, तो यहाँ से आपका T1 की वैल्यू कितनी आएगी 500 केल्विन आएगी, ठीक है। इसको कर लेना सॉल्व, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इफ़िशियंसी इंक्रीज़ कर रहा है 50% ऑफ 40, तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे 50% इंक्रीज़ कर रहा है किसका, 40 का, तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअली, ये हो जाएगा 20% ना, है ना। 40 का आधा करोगे तो 20%, तो नेट एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई 40 और प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 60। तो अब हमारा जो टाइम T2 बाई T1 करोगे ये हो जाएगा 1 माइनस 60 बाई 100, 2/5। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, और बहुत कंसेप्चुअल भी है। ये हो जाएगा आपका T1 इक्वल्स टू 750 केल्विन, है ना। तो इंक्रीज़ कितना हुआ 750 और 500, कितना इंक्रीज़ हुआ 250, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आना है, ठीक। चलो नेक्स्ट पर, नेक्स्ट में कह रहा है चार्ज इज बॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सेंटर ऑफ डाइपोल, वर्क डन कितना होगा 0 होगा, आँख बंद करके 0। चलते हैं, इसका कंसेप्ट क्या होगा भाई बताओ तो, इसका कंसेप्ट क्या होगा, जब एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के, तो वहाँ पे वर्क डन 0 होता है, ठीक है, यही इसका कंसेप्ट है। चलते हैं नेक्स्ट पर,
व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विथ वूल a charge of -2 into 10 to the power -7 is developed on the polythene. What mass is transferred to the polythene? तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यहाँ पर QNE का फॉर्मूला कैसे कैसे आप वैल्यू को पुटअप करके लगा सकते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर जो Q की वैल्यू है वो -2 into 10 to the power 7 है और E की वैल्यू -1.6 into 10 to the power -19 होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देना, Q अपॉन E कर लेना, तो N की वैल्यू आएगी कितनी पता है, करोगे तो आपकी आएगी वैल्यू 1.25 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 12। ठीक है, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 होता है, तो आप जब पुट करोगे तो नेट मास ट्रांसफर कितना आएगा, इतना मल्टीप्लाई बाई वो मास, तो आपका आएगा 11.375 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर -19, तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। कह रहा है कि अ न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल H2O is in vapor state has a electric dipole moment of 6 × 10 to the power -30. If molecule is placed in an electric field of 1.5 10 to the power 4, the maximum torque that field can exert is in nearly कितना होगा भाई, टाउ इज इक्वल्स टू होता है कितना, P क्रॉस E होता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है तो PE हो जाएगा 6 × 10 to the power -30 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1.5 × 10 to the power 4। सॉल्व करोगे तो 9 × 10 के घाते -26 आने वाला है। ये टॉर्क आ गया आपका, ये इसका आंसर हो गया सी। एस्टिमेट द एवरेज डिफ्यूज स्पीड ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन समथिंग कैरिंग अ करंट ऑफ समथिंग। एज्यूम दैट ईच कॉपर atom contribute roughly 1 conduction electron, the density of copper is something and its atomic mass is something। चलो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो पहले। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू होता है I/NEA, है ना। अब 1 मीटर क्यूब का जो मास होता है कॉपर का वो कितना दिया हुआ है 9 × 10 to the power इतना, 1 मीटर क्यूब का मास इतना होता है। तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम अगर निकालना चाहोगे क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर में तो कितना हो जाएगा, N इज इक्वल्स टू हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक मास मल्टीप्लाई बाई 10 to the power मतलब 9 × 10 to the power 3। और यहाँ से आपको एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू रख देनी है, एटॉमिक मास की वैल्यू रख देनी है, तो आपको आपका आंसर आएगा 8.5 × 10 to the power 28। ठीक है, और ये सब उठा करके अगर इस पर रख दोगे तो आपका वेलोसिटी का वैल्यू आएगा 1.1 × 10 to the power -3। ठीक है, तो इसको कर लेना। ठीक है, कुछ भी नहीं है, खाली वैल्यू पुट किया हुआ है, धड़ाधड़ आंसर आया है। ठीक है ना, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होगा कंपटीशन में जब बैठे हो, तो यहाँ पे कौन से कंपटीशन में हमारा काम है आपको रिवीजन प्रोवाइड करना, रिवीजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, आपको मन से पढ़ना है और इसको देखना है मैं प्रोसेस क्या फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है अ चार्ज ऑफ 2 × 10 to the power -2 moves at 30 revolution per second in a circle of diameter of 30। 30 लिखा कि 80 लिखा है भाई, 30 लिखा कि 80 है यार, 30 लग रहा है मुझे, 80 कि 30 है, चलो देख लेंगे। कह रहा है कि करंट लिंक, चलो इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, करंट लिंक विद द सर्किट इज व्हाट, तो I इज इक्वल्स टू कितना होता है, I इज इक्वल्स टू Q/T होता है, तो ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 2 × 10 to the power -2 डिवाइड बाई 1, है ना। और फिर यहाँ से क्या आ जाएगा आपका I इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट में क्वेश्चन जो दिया हुआ है सिंपल बोर्ड में भी आता रहता है, मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन ए सर्कुलर रेडियस बताइए इज व्हाट। ठीक है, इसको कैसे करते हो, बचपन से करते आ रहे हो मुझे लगता है। I इज इक्वल्स टू E/T और यहाँ से आपका आएगा E/2πr/νu, यहाँ से सॉल्व करोगे तो E/2πr, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, क्या करते हो B इज इक्वल्स टू IA, तो यहाँ से क्या आता है वैल्यू पुट करते हैं और क्या करते हैं E/2πr मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना है πr², क्या आएगा EVr/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। द वेलोसिटी ऑफ 2 alpha particle A and B in a uniform magnetic field in the ratio of 1:3, they move in the different circular orbit in a magnetic field ratio of radius of curvature of their path is what। तो R की वैल्यू कितनी होती है MVBQ, है ना, R की वैल्यू कितनी होती है MVBQ। ठीक है, तो
तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि r इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो r1 अपॉन r2 करोगे तो v1 अपॉन v2 करना पड़ेगा, तो आपको आंसर कितना आएगा 1:3। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है टू आइसोलेटेड पॉइंट पोल ऑफ स्ट्रेंथ 10 एम्पियर मीटर एंड 60 एम्पियर मीटर आर प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर, द फोर्स ऑफ रिपल्सन इज व्हाट। तो यहाँ पर कैसे लगाओगे, फॉर्मूला आपको पता है ना, फॉर्मूला आपको क्या होता है μ0 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, सब वैल्यू पुट कर देना धड़ाधड़ और आपका आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻³ तो 2 × 10⁻³ मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है कि टू शॉर्ट बार्स मैग्नेट विद मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ 400 और एक है 800 आर प्लेस विद देयर एक्सिस इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद सिमिलर पोल फेसिंग ईच अदर, ठीक है, एंड विद देयर सेंटर एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, मतलब गैप इतना है, स्ट्रेंथ इतनी है, ठीक है। क्या कर रहा है, फोर्स निकालो, ठीक है। कैसे फोर्स निकालेंगे भाई, नेट रिपल्सिव फोर्स कैसे निकालेंगे। नेट रिपल्सिव फोर्स अगर हम निकालना चाहें तो आपको B बराबर B1 + B2 करना पड़ेगा ना, ये हो जाएगा μ0 m1 + m2 अपॉन 4πr², सॉरी क्यूब होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या करोगे इंटू 400 और प्लस 800 0.01 मीटर क्यूब, सॉल्व करोगे तो 1.2 × 10⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इतना आ गया, ये फोर्स आ गया, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे। कह रहा है एट अ सर्टेन प्लेस अ मैग्नेट मेक्स 30 ऑसिलेशन पर मिनट, ठीक है, 30 ऑसिलेशन पर मिनट एट एनी अदर प्लेस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज डबल द टाइम पीरियड विल बी व्हाट, ठीक है। टाइम पीरियड निकालने की बात कर रहा है, तो टाइम पीरियड का जो प्रोपोर्शनलिटी होता है, लिख ही देता हूँ प्रोपोर्शनलिटी क्या, 2π√I/M भी होता है। तो यहाँ से क्या पता चला, T1/T2 बराबर क्या हो जाएगा, √B2/V1 हो जाएगा। और यहाँ सबको वैल्यू पुट कर देना, 2/T2 = √/2, यहाँ से T2 की वैल्यू आएगी √2, ठीक है। तो √2 आएगी, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ सेशन आपको बहुत हेल्पफुल रहा होगा और काफ़ी मदद मिली होगी, साथ ही साथ आपका रिवीजन भी तगड़ा चल रहा होगा। पूरे वीडियो को देखिए जो भी आइडियल एकेडमी पोस्ट करता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, कई जगह जो क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन शायद हम लोग वीडियो में गलत बता दे रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि प्रोसीजर को चेक करना है और आपको ये पॉइंट आउट करना है कि कैसे प्रोसेस को किया जा रहा है। आंसर थोड़ा बहुत करते समय गलत हो जाएंगे तो उसको आपको सुधार लेना है। हम लोग जो प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आपको अल्टीमेटली एग्जाम में जो पास कराएगा या क्रैक कराएगा वो प्रोसेस ही काम कराएगा, आपको आंसर काम नहीं कराएगा, ठीक है। अल्टीमेटली ये सीरीज को प्रोवाइड करने का एक ही मकसद होता है कि आप लोग एक रिवीजन फॉलो कर सकें, प्रोसेस में आ सके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन बढ़िया लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू।